जी वेलकम मिस्टर मेहताब हमीद। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब रियाज और हमारी जो कम्युनिटी है वो ग्लोबल शेपर कम्युनिटी फैसलाबाद हब है। वी बेसिकली ग्लोबल शेपर कम्युनिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है जिसमें हर सिटी, हर कंट्री में जो सिटी है वो अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस करके उनके सॉल्यूशंस को जो है वो टारगेट करता है। तो जैसा कि आजकल पैंडेमिक की सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि जिसमें देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें मेंटल हेल्थ भी है, उसमें आपके जॉब से रिलेटेड भी हैं और उसी से डिफरेंट जो है ना, इन दोनों चीज़ों से मिलके आगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स चलते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पिछले दिनों में एक एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि 2030 तक जो डिप्रेशन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो आज का टॉपिक भी हमारा उसी से रिलेटेड है कि द पावर ऑफ माइंड। व्हाट इज़ द पावर ऑफ माइंड, जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है, जिसमें बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन एंजाइटी की कंडीशन में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं मिस्टर मेहताब जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच और ट्रेनर, तो मैं इनको पहले इनवाइट कर रहा हूँ। प्लीज़ मिस्टर मेहताब, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Thank you, Steve, for having me on such a great platform or for selecting a fantastic topic. This is Mehtab Hamid, and basically, I am a business coach, trainer, and speaker. और उसके साथ साथ मेरी कुछ एक्टिविटीज यूथ के साथ चलती हैं। आई एम यूथ एक्टिविस्ट आल्सो, और यूथ के लिए मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है वो कर दिखाने की जस्तजू है। अदरवाइज इसके अलावा मैं डिफरेंट कोर्सेज करवा रहा हूँ, जिसमें एनएलपी है, लाइफ कोचिंग है, बिजनेस कोचिंग है और परफॉर्मेंस कोचिंग है। सो ये अल्टीमेटली पर्सनल डेवलपमेंट से सारी चीज़ें लिंक हैं। कैसे आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन, दिस इज माय जॉब, सो यू कैन कैरी ऑन। सॉरी मिस्टर मेहताब, सबसे पहले जिस तरह हमने टॉपिक आज डिज़ाइन किया, द पावर ऑफ माइंड, सबसे पहले मुझे ये चीज़ बता दें कि व्हाट इज़ पावर ऑफ माइंड। देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और इंसान के पास जो सबसे ज़्यादा पावर है उसके ब्रेन की वजह से है। इंसान में भी एक ब्रेन है जिसे हम रेप्टेलियन ब्रेन कहते हैं। अगर हम ब्रेन के कोर्सेज की बात करें तो रेप्टेलियन ब्रेन जानवरों के माइंड के बिल्कुल बराबर है, जिसमें कुछ स्टेट्स होती हैं जो इंसान के अंदर भी मौजूद है। इसके बाद कुछ हायर पार्ट इंसान के पास एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। और इंसान के ब्रेन की पावर इतनी है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते, जबकि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारे पास पावरफुल ब्रेन है। उसकी रीजन ये है कि हमारे माइंड में डिफरेंट बैरियर हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारे माइंड के कुछ खाने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने माइंड का बेस्ट नहीं ले पाते और माइंड की पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकते। हसीब, आप मेरे साथ हैं? सॉरी, ये थोड़ा सा कट हो गया था जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो माइंड की पावर, इससे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। माइंड की पावर इंसान के पास है, और आज इंसान ने जितनी भी तरक्की अब तक की है वो सब की सब इसी माइंड की बदौलत है। जॉइंट स्टेप होते गए और हम आज इस मॉडर्न एज के अंदर हैं। ये सारी की सारी जो तरक्की है ये इंसान के दिमाग की ताकत है, जिसकी बदौलत ये सब कुछ हमने अचीव किया। सो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, जिस तरह अपनी ज़िंदगी को चाहें गुजार सकते हैं। इसके लिए आपको अपने माइंड के मैकेनिज्म को, अपने माइंड के प्रोसेस को समझना होगा कि बेसिकली आपका ब्रेन वर्किंग कैसे करता है।
सकता है। लेकिन मैंने ये नोट किया, मैंने जब पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया तो मैंने माइंड से रिलेटेड, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मैंने माइंड से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज किए और माइंड पे डीप लेवल पे जाके सर्च स्टार्ट की। और मुझे रियलाइज हुई एक चीज़, वो ये थी कि हम अपने एजुकेशनल कैरियर के अंदर माइंड के ऊपर बात नहीं करते, हम माइंड की पावर के ऊपर बात नहीं करते। सो एक इतना अच्छा मैकेनिकल सिस्टम अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, एक पावरफुल ब्रेन दे दिया, और जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हम उसकी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके पास एक लेविश किस्म की कार है और आपको मर्सिडीज लेट्स सपोज या बीएमडब्ल्यू कोई भी एक कार है आपके पास, लेकिन आपको वो कार चलाने नहीं आती और आपको उसकी अफादियत का नहीं पता, उसके फंक्शंस का नहीं पता, तो वो कार आपके किसी काम की नहीं है। सिमिलरली, जब तक आप ब्रेन के मैकेनिज्म को, ब्रेन के प्रोसेसेस को नहीं समझते, तो आप इससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। मेहताब भाई, आपने बात की कि हम जो चीज़ सोचें वो हम बन सकते हैं या वो हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक कोटेशन भी मैंने कहीं पढ़ी कि वी बिकम एज वी थिंक। ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। ये बहुत, इसका कंसेप्ट जो है ना, बहुत इरेगुलर हमारे जहन में है कि हम सोचते हैं, हम फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि आज मेरे पास ये घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मेरे बिजनेस होना चाहिए, जॉब होना, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। तो ये कंसेप्ट बहुत जो है ना माइंड में फिरता रहता है कि कैसे। अच्छा, देखें कि जो मॉडर्न एज है, इसके जितने बेनिफिट हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जो थिंकिंग पैटर्न है, जब आप कोई भी चीज सोचते हैं या आपके ब्रेन में कोई भी एक थॉट आती है, उससे आपके ब्रेन के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। उस डिस्टरबेंस की वजह से वेव्स पैदा होती हैं। लाइक ए फिजिकल फिजिक्स में आप अगर वेव्स की डेफिनेशन देखें तो एनी डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम जो है वो वेव को क्रिएट करती है। सिमिलरली थॉट जब आती है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन से खास फ्रीक्वेंसी जनरेट, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और वो पूरी यूनिवर्स में फैल जाती है। वो अपना रिसीवर तलाश करती है, अपने रिसीवर को ढूंढती है। अब होता ये है कि हम अगर किसी चीज के बारे में एक दफा सोच रहे हैं और कंटिन्यूसली उस पर फोकस नहीं कर रहे, वो चीज हमें नहीं मिलेगी, बिकॉज ब्रेन पावरफुल है। ये मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इसके प्रोसेसेस को समझने की जरूरत है। तो थॉट आपकी यहाँ पे एक दफा आई और फिर आपने दोबारा उस चीज के बारे में नहीं सोचा, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। कहते हैं कि जो लोग किसी भी फील्ड के अंदर जुनूनी हद तक चले जाते हैं, वो रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब बेसिकली इसमें देखें तो माइंड का लॉ है, सिंपल लॉ है। वो यही है कि एक ही पैटर्न की जब थॉट्स आती हैं तो एक ही फ्रीक्वेंसी की आपकी एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव्स पैदा होती हैं, और वो वेव्स जब यूनिवर्स में फैलती हैं तो उससे रिलेटेड लोग, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आना शुरू हो जाती हैं, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी डिफाइन किया जाता है। लेकिन मेन थिंग यही है कि हमारी सोचें डिफाइन करती हैं हमारी डेस्टिनी को। अब आप गोल सेटिंग की बात करें, आप पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें, तो इस पूरी फिलॉसफी का मेन थीम ही ये है कि ये आपकी सोच को बिल्कुल स्पेसिफिक करके खास डायरेक्शन में सोचने पे मजबूर करती है, जिसकी वजह से फिर आप जो सोच रहे होते हैं वही बनना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज जो एरा हमारा इस टाइम है, इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, कभी कोई थॉट आ जाएगी, कभी कोई आ जाएगी। हम सोशल मीडिया यूज करते हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ी पावरफुल चीज मैं आपसे सीप डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारी जो 5 सेंसेस है, ये बहुत पावरफुल है। इनके सामने से कोई भी जब डाटा गुजर जाता है, वो हमारे माइंड में चला जाता है और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारी थॉट्स पे और हमारे एक्शन पे होता है। तो अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है और आप विदाउट एनी रोड मैप, एनी डायरेक्शन आप सोचते जा रहे हैं, तो फिर डिफरेंट थॉट्स आएंगी। थॉट्स लाइक मंकी, कभी आप एक टहनी पे होंगे, कभी आप एक टहनी पे होंगे, बिकॉज आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी। सो जो आप सोचते हैं, अगर वो पाना चाहते हैं, यू नीड अ विजन, यू नीड अ गोल। आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए। सो पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री का, पर्सनल डेवलपमेंट में जो अपने ऊपर काम करने का मेन पर्पस है, वो यही है कि अपने थॉट्स को एक पैटर्न दे देना, एक रोड मैप दे देना, ताकि उसी पैटर्न पे थॉट्स आए और उसी पैटर्न पे आप आगे से आगे की तरफ चलते जाएं। इट मीन्स मेहताब भाई कि अगर हम जो सोचते हैं उसके साथ जुनूनी हद तक एफर्ट और एक्ट शामिल कर दें, तो फिर हम उस चीज को अपने करीब जो है ना वो ला सकते हैं। अच्छा, देखें, जो जो ऐसे हम ही। सोचते हैं जुनूनी हद तक, अब जरा बात, आपने बात की जुनूनी हद तक हम जब उस पर काम करते हैं और हम एक्शन करते हैं,
अब यहाँ पे सारी चीजों का ताल्लुक आपके ब्रेन से है। जब हम एक्शन करते हैं तो एक्शन के वाया भी सिग्नल हमारे ब्रेन को जाते हैं। एक थॉट के वाया आया, आपने माइंड के अंदर कुछ चीज बनाई, चीजें दो दफा क्रिएट होती हैं, फर्स्ट इन योर माइंड एंड सेकंड इन रियलिटी। सबसे पहले जब माइंड में क्रिएट होती है तो वो एक आइडिया, एक थॉट की सूरत में आपके माइंड में है। फिर आप उस पर जब कंटिन्यूअसली सोचते हैं, यानी कि आप जुनूनी हद तक जाते हैं, कंटिन्यूअसली आप एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, तो आपके माइंड में एक ही पैटर्न की थॉट्स क्रिएट हो रही है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। और जितना ज्यादा आप उस पर सोचने पे टाइम लगाते हैं, उसके साथ जब एग्जीक्यूशन को शामिल करते हैं, तो फिर बॉडी की बाकी सेंसेस से भी सेम डाटा आपके माइंड में जाता है। और जब सेम डाटा जाता है, थॉट का डाटा भी सेम है, फीलिंग्स यानी इमोशन का डाटा भी सेम है, वो काम करते हुए आपको इमोशंस भी आएंगे। अब आपके हार्ट की भी अलाइनमेंट होगी, आपके ब्रेन की भी अलाइनमेंट होगी, प्लस आपकी आपकी फिजिकल बॉडी की भी अलाइनमेंट होगी। जब तीनों चीजें अलाइन होती हैं तो फिर रिजल्ट तेजी से आना शुरू होते हैं। अदरवाइज एक चीज अगर आपकी एक्टिव है और दो चीजें डेड हैं, तो आप इमेजिन कर लें कि फिर रिजल्ट क्या होगा। सो रिजल्ट लाने के लिए अलाइनमेंट जरूरी है, आपकी बॉडी का, आपके हार्ट का, आपके ब्रेन का। सो ये जो तीनों चीजें जब अलाइन होती है, अल्टीमेट चीजें सारी सिग्नल आपके ब्रेन में जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। सेंडिंग और रिसीविंग का काम आपके ब्रेन से होता है। सो दिस इज पावर ऑफ माइंड कि जब आप इसको यूटिलाइज करते हैं, तो फिर आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर लेते मेहताब भाई, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि हार्ट और माइंड में जंग कौन जीतता है? यानी कि हैं। अगर अच्छा, थोड़ा देखिए, सा लड़ा दें। हाँ, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। हमने कुछ मिथ्स बनाए हुए हैं कि दिल के आगे दिमाग की नहीं चलती, या दिमाग के आगे दिल की नहीं चलती। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में है। लाइक कि मैंने अपने अगर माइंड पे बहुत ज्यादा काम किया, मैंने अपने माइंड मसल बहुत स्ट्रांग कर लिए, और मैं माइंड पे बहुत ज्यादा काम करके अपने इमोशंस पे अगर कंट्रोल रखता हूँ, तो फिर डेफिनेटली आप ब्रेन के वाया सोचेंगे। बट अगर आपका माइंड पे आपने काम नहीं किया हुआ, माइंड के मसल्स को आपने डाइट ही नहीं दी, आपने माइंड के मसल पे कभी काम नहीं किया, तो माइंड आपका थिंकिंग पैटर्न, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पुअर होंगी, वीक होंगी। फिर डेफिनेटली इमोशंस आपके हैवी हो जाएंगे, बिकॉज वो तो बाय डिफॉल्ट है। और इमोशनली इंसान फिर जो कोई भी डिसीजन लेता है, वो बाद में फिर उस पर समटाइम पछताता भी है कि मुझसे क्या हो गया। बिकॉज ये इस चीज की निशानी है कि आप मेंटली वीक हैं। और आप अगर गौर करें तो कुरान मजीद के अंदर बहुत सी सूरतों में एक चीज रिपीट हुई है कि अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियां हैं, और अक्लमंद लोग गौर फिक्र करते हैं। आप गौर फिक्र का जो प्रोसेस है वो दिमाग से होता है, ठीक है। दिल इमोशनल फीलिंग्स को लेके आता है। दिल इंसानी जिस्म में जितने इमोशन है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए डाटा आपके माइंड को देता है। तो जब दिल और दिमाग की बात आती है, अगर दिमाग जंग जीत रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ब्रेन के लिहाज से स्ट्रांग है, आपने अपने ब्रेन पे काम किया हुआ है। लेकिन अगर आपका दिल जीत जाता है बाहर हर फैसले में, इट्स मीन आप इमोशनली स्ट्रांग है, लेकिन आपके इमोशनल आपको ड्राइव कर रहे हैं। आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आपका ब्रेन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और आपकी लाइफ, आपकी एग्जीक्यूशन, आपके थिंकिंग पैटर्न, आपके इमोशंस की वजह से ड्राइव हो रहे हैं। तो ये केस टू केस, सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप किस हद तक अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कहाँ पे आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग। जी मेहताब भाई, मैं ना रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था, उसमें ना एक इमेज बड़ी शानदार लिखी हुई थी। उसमें ना एक साइकिल था, और साइकिल के आगे जो है ना, दिल साइकिल चला रहा है, और जो पीछे है दिमाग बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी ये मैसेज मुझे देखने को मिला कि जो है ना, दिल के साथ साथ दिमाग को भी साथ लेके चलना चाहिए। तो वहां से भी मुझे ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, एक, जी मेहताब भाई कुछ कहना चाह रहे अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल वो आपने पोस्ट देखी। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि दुनिया के अंदर जितने भी मास्टर लोग हैं, जितने भी वो लोग जिन्होंने कामयाबियों के अरूज को छुआ, या जिन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाई किसी भी फील्ड के अंदर, यानी मास्टरी के लेवल तक के, उनका दिल, दिमाग एक दूसरे के साथ अलाइन है, ठीक है। अलाइन से मुराद ये है कि तीसरी चीज, उनकी एक्शन भी अलाइन है। जब आपका दिमाग से जो सोच निकल रही है, यानी थॉट पैटर्न जो भी आपका एक्टिव हो रहा है, उसके बाद आपके जो इमोशन उसकी सूरत में आ रहे हैं, उसके बाद जो आपके फिजिकल एक्शंस हैं, अगर आप इन तीनों को अलाइन कर लेते हैं, ये क्लैरिटी पे डिपेंड करता है। सो जितनी क्लैरिटी होती है, रिजल्ट्स उतने बेटर होते हैं।
होते हैं। और क्लैरिटी जब होती है तो तीनों चीजें अलाइन होती हैं, फिर रिजल्ट आपके शानदार होते हैं, आप मास्टरी के लेवल पे जाते हैं। तो जितने भी लोग किसी भी फील्ड के अंदर मास्टरी के लेवल पे हैं, अगर आप उनकी जिंदगी को स्टडी करें, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करें, उनकी हैबिट्स को स्टडी करें, तो आपको ये चीज कॉमन मिलेगी, उनका ब्रेन, उनका हार्ट और उनके एक्शन अलाइन है। और अमूमन जहाँ पे अलाइनमेंट नहीं होती, ब्रेन कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, एक्शन कुछ कह रहे हैं, यानी कि आपकी जॉब कुछ और है। अब तीनों चीजों में कंफ्लिक्ट आया। अब तीनों चीजों में, जैसे आपने स्टार्ट में कहा था कि इस पैराडाइम की सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा कह लें कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और डिप्रेशन की मेन रीजन ही है जब आपका दिमाग, आपका दिल और आपके एक्शन अलाइन नहीं होते। इनमें जब कंफ्लिक्ट आता है, फिर आपके माइंड के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू होती है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई हो जाता है, फिर सुकूनी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर आपके पर्सनैलिटी में सुकून है, इट्स मीन कि आप चीजों को अलाइन करके चल। जी मेहताब भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ समझाई। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में थी कि फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे ख्वाबों ख्याल में है जी, जिस तरह आजकल यंगस्टर्स भी हैं वो कहते हैं जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, या कोई ऐसी चीज़ वो अपने जहन में सोचते हैं कि वो चीज़ वो पाना चाहते हैं। तो कोई एक ऐसी आप समझें कि एक एक्टिविटी बता दें जो वो रोज़ करें, तो वो रोज जो है ना वो अपने गोल के करीब जो है ना, जो उसने सोचा हुआ है वो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। तो इसके बारे में कोई एक छोटी सी एक्टिविटी बता दें ताकि हम इंशाल्लाह अगले सेशन की तरफ मूव करें। अच्छा, इसमें छोटी सी जो एक्टिविटी है वो इंतहाई सिंपल है। मैंने पर्सनल डेवलपमेंट पे जितने भी गुरुज हैं उनके लिटरेचर को पढ़ा, उनकी फिलॉसफी को देखा, उनके कोर्सेज देखे, सब में एक चीज कॉमन है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब इसके पीछे रीजन क्या है, साइंटिफिकल वे में भी आपको बताऊंगा और माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा। अब प्रैक्टिस 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 से होता यह है कि आपके ब्रेन में एक ही थॉट पैटर्न बार बार ट्रिगर होता है, एक लूप क्रिएट होती है, जिसकी वजह से एक ही सिग्नल बार बार दिल को भी जाते हैं। अब इमोशन अगर पॉपअप होते भी हैं तो दिल को वो सिग्नल बार बार आने की वजह से बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इमोशन डेड होना शुरू हो जाते हैं, इमोशन उस पर हैवी नहीं होते। सो बार बार प्रैक्टिस से आपके ब्रेन से थॉट पैटर्न निकला, आपके हार्ट तक वो सिग्नल गए, बार बार सिग्नल जा रहे हैं और बार बार आपकी बॉडी वो चीज एग्जीक्यूट कर रही है। सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, अलाइनमेंट उतनी ज्यादा होगी, ब्रेन के अंदर उतने ही स्ट्रॉन्ग और डीप आपके कनेक्शंस जनरेट होंगे। और जितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जनरेट होंगे, फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, रिजल्ट्स उतने ही हाई परफॉर्मेंस होंगे, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। लाइक के रोनाल्डो फुटबॉल के अंदर माना जाता है, तो रोनाल्डो ने एक दफा किक लगाई, गोल नहीं हुआ, बट उसको अपनी प्रैक्टिस, अपनी एक्यूरेसी पे इतना एतमाद था कि उसने कहा कि इस बॉल का साइज जो है वो इतने सेंटीमीटर छोटा है। बाद में जब पेमाइश की गई तो वाकई ही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, कुछ सेंटीमीटर उसमें फॉल्ट था। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है, ये पूरी साइंस है आपकी गोल सेटिंग की। लाइक कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिजनेस को पढ़ना होगा, मुझे अपने नेटवर्क के अंदर बिजनेसमैन लोगों को ऐड करना होगा, मेरा उठना बैठना बिजनेसमैन लोगों में होगा, जहां से मेरे आइडियाज जनरेट होना शुरू होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, हम बिजनेस कैसे करें। तो बिजनेस इज नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट योर आइडिया एंड योर पोटेंशियल एंड योर पैशन। जब ये तीन चीजें आपके पास होती हैं, आपका आइडिया, आपका पैशन, आपका पोटेंशियल, ठीक है, और आपकी पर्सनल एक्टिविटीज हैं, तो डेफिनेटली आप बिजनेस में वो चीजें अचीव कर लेते हैं जो नामुमकिन नजर आ रही थी। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये वो की रूल है जिसमें एक फिलोसफी, एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी ये भी है कि आपने 10,000 घंटे लगाने हैं मास्टरी के लेवल को अचीव करने के लिए। अब 10,000 घंटे, मैं कल बैठा हुआ एक डीप एनालिसिस कर रहा था कि 10,000 घंटे में जब आप एक काम को बार बार करते हैं तो आपके माइंड के अंदर डीप पैटर्न बनते हैं, बार बार सेम सिग्नल हार्ट को जाते हैं, इमोशन आपके वहां पे फिर पॉपअप नहीं हो पाते, और आपकी बॉडी में ना चाहते हुए भी वो एक्शंस आ जाते हैं। लाइक जब हसीबा आपने गाड़ी चलाना सीखी थी या बाइक चलाना सीखा था, तो स्टार्ट में आपने देखा था कि आप जब ऑपरेट करते थे उस मैकेनिकल मशीन को, आपका माइंड कॉन्शियसली सोचता था, बट फिर एक टाइम आया कि ना चाहते हुए भी कुछ चीज आती है तो आप ब्रेक लगा लेते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज माइंड, हार्ट और आपके एक्शन अलाइन हो चुके हैं। ना चाहते हुए भी आपकी सेंसरी एक्टिविटी से, आपकी सेंसी से आपको डाटा चला जाता है और आप वहां पे वो एक्शन करते हैं। सो किसी भी फील्ड के अंदर मास्टरी हासिल करने के लिए
दिस इज वेरी सिंपल स्टेप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम लोग गिव अप कर देते हैं, तो गिव अप कर दिया आपने तो इट मीन कि आपने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, आपके वो पैटर्न खत्म हो गए। अब अगर गौर करें तो अल्लाह ताला भी हमें पूरे साल में एक रिट्रीट देते हैं, 30 डेज रमजान के। अब उसमें बेसिकली क्या है, उसकी डीप साइंस ये है कि वो 30 दिन हमारे माइंड के पैटर्न डेवलप हो रहे होते हैं, बार बार सेम प्रैक्टिस, सेम रिचुअल्स, सेम हैबिट्स, दिमाग से दिल को सेम मैसेज आते हैं। अब दिल के इमोशन वहां पे फिर कंट्रोल हो जाते हैं। ऊपर से रोजे की कैफियत जो है वो आपके ब्रेन को, आपकी ब्रेन पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर को डीप लेवल में चले जाते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, नेचर भी हमें ये चीज जगह जगह दिखाती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मास्टरी का लेवल अटेन करना उतना ही आसान हो जाएगा। मेहताब भाई, मैं एक बुक में एक रेफरेंस दिया किसी स्पीकर ने, तो मैंने वो चीज़ बड़ी गौर की। वो कहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो जो आपके गोल में है, या तो आपका डेस्टिनेशन है या आपका ख्वाब है, आप उस ख्वाब को एक पेज पे लिख लो। उस पेज पे लिखने के बाद उसको ऐसा करो, अपने उस जगह पर्स में या जिस कमरे में आप रहते हैं वहाँ पे आप उसको जो है ना पेस्ट कर दो। और जैसे जैसे आप उसको देखते रहोगे, जब वो आपको रिवाइज होता रहेगा, जैसे जैसे आप उसको देखते रहोगे रिवाइज, एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो थॉट है वो इतना हैवी हो जाएगा, वो आपसे खुद ही एक्ट करवाना शुरू कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप आहिस्ता 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 उस गोल को अचीव कर लोगे। तो ये बड़ी चीज़ मुझे ज़बरदस्त लगी, और वाकई ये चीज़ बिल्कुल एक्ट करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्रीएबल पॉइंट है। मेन इसमें थीम वही है जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपका माइंड सिग्नल रेगुलर भेजता है पूरी बॉडी को, दिल से गुजरते हैं, इमोशन कंट्रोल होते हैं, फिर ना चाहते हुए भी। अब आप जब किसी चीज को लिखते हैं, कैप्चरिंग फेज में लाते हैं, आइडिया को अपने ब्रेन से फिजिकल फॉर्म में लाते हैं, लिखते हैं, तो अब क्या है, आपके बेसिकली हैंड के अंदर आपके कुछ मोटर न्यूरॉन्स हैं, इनकी भी मेमोरी है, इनकी भी मेमोरी है, इनको पता है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा। अब वो बेसिकली जब आप लिखते हैं तो आप फिजिकल बॉडी से भी सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, फिर आप बार बार देखते हैं तो देखने से आप इमोशनल वाया से भी सिग्नल भेजते हैं, और ना चाहते हुए भी आपकी थॉट्स ट्रिगर होती हैं, आप सोए हुए भी आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो चीज प्रोसेस हो रही है। जितनी पिक्चर्स हम देखते हैं, पिक्टोरियल विजन का कॉन्सेप्ट इसीलिए होता है, विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप पिक्टोरियल किसी चीज को देखते हैं, वो ना चाहते हुए भी आपकी सेंसेस आपके ब्रेन में सेव हो जाता है। और जब आप सोए में हैं, सबकॉन्शियस उस पर सोच रहे हैं, और जब सोच रहा है तो उसी से रिलेटेड आपके माइंड में थॉट्स आएंगी। सो ट्रेन ऑफ थॉट के आने का ताल्लुक आपके इनपुट से है, यानी कि जो भी आप इनपुट अपनी सेंसेस से अपनी बॉडी को देते हैं, अपने विजुअल एस्पेक्ट से देते हैं, या आप हियर करते हैं, सुनते हैं, या किसी चीज को महसूस करते हैं। सो एनएलपी के अंदर गोल सेटिंग में मैं एक स्पेशल चीज करवाता हूँ, जिसमें मैं फिजिकल महसूस करवाने वाला, फीलिंग वाला एक पार्ट करवाता हूँ। बिकॉज गोल सेटिंग आप थ्योरेटिकल कर लें, एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो होता ही है कि हमने जो गोल्स बना लिए या हमने जो भी विजन बना लिया वो बहुत बड़ा है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है, आपका हार्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, बट बॉडी, फिजिकल बॉडी उन एक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर रही। कि एक बंदा कहता है मैं किताब पढ़ता हूँ, मुझे एकदम से सर में दर्द शुरू हो जाता है, या मैं ये एक्शन लेने लगता हूँ तो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाता हूँ। रीजन क्या है, वहां पे बैरियर आपकी फिजिकल बॉडी है, जो तीसरा एलिमेंट है। सो फिजिकल बॉडी को भी आपने अलाइन करना होता है। सो बहुत से कोर्सेज के अंदर ये चीज मिसिंग होती है, उसमें फिजिकल बॉडी आपकी जो है, जो आपकी टच की फीलिंग है, जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, मसल्स है, वो उसके लिए बिल्ड नहीं होते, जिसकी वजह से वो काम आप नहीं करते और आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होते हैं, और एक दफा छोड़ते हैं फिर वो दोबारा से आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। सो इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट, योर ब्रेन, योर हार्ट एंड योर फिजिकल एक्टिविटीज। तभी आपने अभी एक एक्सरसाइज की बात की कि फिजिकल एक्सपीरियंस जो है आप एक एक्टिविटी करवाते हैं, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए हमें भी वो थोड़ी सी स्टार्ट करवाएं तो। देखें, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटीज ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने गोल बनाया है, लाइक गोल बनाया है कि आपने बुक रीडिंग करनी है। अब बुक रीडिंग में आपने एक थॉट को लिख लिया कि मैंने बुक रीडिंग करनी है, और आपने इसके लिए गोल सेट कर लिया। अब ये रिटर्न थ्योरी आपके पास आ गई। अब जैसे आप किताब को उठाने लगते हैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपके यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। अब बेसिकली जो आपकी बॉडी है वो इस एक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर, ब्रेन उधर से मैसेज भेज रहा है कि ये मेरा गोल है, मैंने इसे अचीव करना है। हार्ट भी कह रहा है, उसमें साथ दे रहा है कि बिल्कुल ये अचीव करेंगे तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छी फीलिंग्स आएंगी।
बट फिजिकल बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि बॉडी के ऊपर लोड थोड़ा थोड़ा करके डालें। लाइक फर्स्ट टाइम हम जिम में जाते हैं तो जिम का जो इंस्ट्रक्टर है वो आपकी बॉडी मसल देख के आपको एक्सरसाइज सजेस्ट करेगा। फिर एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी भी वो नॉर्मल से स्टार्ट लेगा, वो एकदम से बर्डन नहीं डालेगा, बिकॉज मसल्स आपके बिल्ड नहीं है। लाइक काफी टाइम बाद आप क्रिकेट खेलें या कोई भी फिजिकल गेम खेलें, आपकी बॉडी एकदम से मसल जो है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, बट अगर रेगुलर आप खेलते रहें तो वो पेन नहीं होता। सो आपने बॉडी को तैयार करना है स्लोली स्लोली, बिट बाय बिट। लाइक के आपने एक्शन स्टेप वो डिसाइड करना है, कोई भी गोल बनाने के लिए एक्शन स्टेप वो डिसाइड करना है जो आप इजीली परफॉर्म कर सकें। बिकॉज हम लिखते हुए इतने शेर बन जाते हैं कि हम कहते हैं नहीं हम तो ये सारा कुछ कर लेंगे, ये अब इमोशनल है, ये दिल कह रहा है कर लेंगे, बट फिजिकल पॉसिबल नहीं है। तो फिजिकल जब चीज पॉसिबल नहीं होगी वो अलाइन नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे बिट बाय बिट स्टार्ट करना है। लाइक आपने पहले दिन छोटा सेक्शन रखा जो आप आसानी से कर लेते हैं। आप होगा क्या, जब आप आसानी से वो काम करेंगे, अब बॉडी ने पॉजिटिव सिग्नल भेजा दिल को भी और दिमाग को भी, ये तो बड़ा आसान काम है। अब बॉडी उसमें रिलैक्स फील कर रहा है, इसी तरह आप आस्ता आस्ता अपने उसके मसल को बिल्ड करेंगे बॉडी के, और फिर आस्ता आस्ता बर्डन को बढ़ाते जाएंगे। लाइक मैंने जब बुक रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैं एक पेज से फिर 2 पेज पे, फिर एक चैप्टर पे, और फिर ये हुआ कि मैंने उसको रूटीन बना लिया। बट स्टार्ट में ये था कि मैं थोड़ा सा पढ़ता था तो अफजारगी होती थी, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती थी, वहां पे दर्द शुरू हो जाता था। मैं कहता था नहीं मैं कोई और एक्टिविटी, मैं बैठ नहीं सकता था, मुझे होता था कि मैं वॉक करूं और चल चल के रीड करूं। ठीक है, अब ये बेसिकली सारी प्रॉब्लम ना ब्रेन में थी ना हार्ट में थी, सिर्फ फिजिकल बॉडी जो मसल्स हैं उनको आदत नहीं थी। फिर मुझे समझ आया कि इसको मैंने बिट बाय बिट करना है। कोई भी हैबिट जब मैंने अडॉप्ट करनी होती है तो मैं उसको इसी तरह देखता हूँ कि फिजिकल एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल रेजिस्टेंस आ गई फिर वो काम नहीं होगा, फिर जितनी मर्जी मोटिवेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि फिजिकल रेजिस्टेंस सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है जो प्रोक्रास्टिनेशन का सबब बनती है, जो आपकी एग्जीक्यूशन को रोक देती है। सो फिजिकल रेजिस्टेंस पे आपने काम करना है, फिजिकल फ्लो को आपने बनाना है। जितना फिजिकल फ्लो आपका बनेगा, यहाँ पे फ्लो का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेन आपकी एक्टिविटी है कि आपने बॉडी के फ्लो को देखना है। हाँ, अब मेरा फ्लो कुछ और होगा, हसीब का फ्लो कुछ और होगा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी को किन चीजों की आदत है। सो जिन चीजों की आदत होती है, एक नई चीज को जब आप फॉलो करते हैं या नई चीज को अडॉप्ट करते हैं तो बॉडी रेजिस्ट करती है। आपने देखना है कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, फ्लो ज्यादा से ज्यादा बने, ये की पॉइंट है। जब आप इस पे अमल करते हैं फिर आपका कोई भी गोल जो है वो अटेनेबल है, उसका रिजल्ट आएगा, उसके आउटकम 100% होंगे। यानी कि जो आप टाइम फ्रेम देंगे उसमें उसके रिजल्ट्स 100% आएंगे, बिकॉज आप फिजिकल बॉडी को साथ लेके चल रहे हैं, ब्रेन हार्ट और फिजिकल बॉडी को आप अलाइन कर रहे हैं। बता भाई, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसी से रिलेटेड है कि हाउ कैन वी चेंज ब्रेन पैटर्न। ये जो आपने मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये जरा कर। बाय रिफ्लेक्शन, आपने ब्रेन पैटर्न को चेंज करना है तो सिंपल एक्टिविटी है बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि आपने अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है कि आपके कौन से बिहेवियर्स हैं जो आपकी ग्रोथ में रुकावट का बायस है, कौन सी आपकी ऐसी हैबिट्स हैं या माइंड पैटर्न है जो आपकी ग्रोथ में एज अ बैरियर आ रहे हैं। आपने उनको लिखना है, आपने नोट डाउन करना है, फिर देखना है कि इस बैरियर को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, स्टार्ट में आपने रिप्लेस करना है उस हैबिट को, उस बिहेवियर को, उस माइंड पैटर्न को किसी और के साथ रिप्लेस करना है। अब जिस चीज के साथ रिप्लेस करेंगे, एक तरफ आपने ये नोट करना है कि उस बिहेवियर से, उस पैटर्न से आपको पेन मिल रही है क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में रुकावट का बायस है। तो आपने फिर एक ऐसा पैटर्न चूज करना है जो आपको प्लेयर दे। सो प्लेयर डोमिनेट कर देता है एकदम से पेन को, प्लेयर जो है वो इजीली एडॉप्टेबल है। सो ब्रेन पैटर्न को आप चेंज करने के लिए उनको पहले रिप्लेस करते हैं, पेन को मेंशन करें, उसको लिखें और फिर प्लेयर के साथ उसको रिप्लेस करें। मैं अगर ये वाला काम, ये वाली चीज करूंगा, इससे मेरे माइंड का पैटर्न अगर ये होगा तो इससे मुझे प्लेयर क्या होगा। प्लेयर के एहसास को महसूस करें, फिजिकली महसूस करें। तो जितना ज्यादा आप फिजिकल महसूस करवाएंगे, आपकी बॉडी से सिग्नल जाएंगे ब्रेन को, फिर आपकी एग्जीक्यूशन तेज होगी, फिर आपके ब्रेन के पैटर्न चेंज होगा। यहाँ पे एक बड़ी की पॉइंट है कि आपका ब्रेन कनेक्ट है बॉडी से।
थॉट्स का असर बॉडी पे होता है और बॉडी के एक्शन का असर थॉट पे होता है, आपके ब्रेन पैटर्न्स पे होता है। सो सम टाइम हम ब्रेन पैटर्न को चेंज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज से चेंज करते हैं, यानी हम बिहेवियर्स अपने चेंज करते हैं, हम अपनी एग्जीक्यूशन चेंज करते हैं, अपने काम करने के अंदाज को चेंज करते हैं। उससे ये होता है कि हमारे ब्रेन के पैटर्न चेंज होना शुरू होते हैं और फिर उस पर रेगुलर आपने प्रैक्टिस करनी है न्यू बिहेवियर पे, न्यू एग्जीक्यूशन स्टेप पे जो आपने अडॉप्ट किया है रिप्लेस करने के लिए। सो दिस इज वेरी सिंपल और इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ये थ्योरेटिकल नहीं है। एनएलपी की बात की जाए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जो ब्रेन की है, तो उसके अंदर सारी चीजें प्रैक्टिकल है। अगर कोई कहे कि मैं ये कोर्स कर लूंगा, मैं कुछ सर्टिफिकेशन करके मैं अपनी चीजें बेहतर कर लूंगा, वो तभी मुमकिन होगा जब वो प्रैक्टिस करेगा, बिकॉज प्रैक्टिस के बगैर आपके ब्रेन पैटर्न चेंज नहीं होते और पहले दिन में एकदम से चेंज भी नहीं होते। इट विल टेक 30 डेज टाइम। इसीलिए देखें कि अल्लाह ताला ने रमजान करीम का जो महीना है 30 डे की रिट्रीट रखी, इसके पीछे भी एक पूरी हिकमत है। 30 डेज के अंदर आपके पैटर्न रिप्लेस हो जाते हैं। 30 डेज कंटिन्यूसली अगर आप उसके को फॉलो करते हैं तो आपके पैटर्न टोटली फिर रिप्लेस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जी मेहताब भाई, आपने ये मेरी जो है ना, मैंने ये क्वेश्चन करना था लेकिन आपने उसको पहले ही आंसर कर दिया कि माइंड और बॉडी का आपस में बाई डायरेक्शनल लिंक है, कि आप बॉडी से माइंड को मैसेज भेज सकते हैं और माइंड से बॉडी को मैसेज भेज सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त एक बाई डायरेक्शनल, समझें कि अल्लाह ताला की जो क्रिएटर है उसने एक बड़ा खूबसूरत एक हमारी क्रिएशन की है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करें तो हम हर वक्त जो है ना मुंह से सुभान अल्लाह कहेंगे कि इतनी प्यारी तख्लीक की है अल्लाह ने। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर जो आपने बात की एनएलपी की, एनएलपी इसको ज़रा डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि हमारे जो न्यू यंगस्टर्स हैं इनको बिल्कुल नहीं पता कि एनएलपी क्या है और इससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं। देखिए, एनएलपी इतनी पुरानी है जितनी इंसान की तारीख है। आप सीरत का मुताला करें तो आप सल्लम की ज़ात मुबारका ने जितनी भी मिसालें हमारे लिए अमली नमूने के तौर पे छोड़ी, उसमें एनएलपी अप्लाई होती हुई नजर आ रही है। मॉडर्न एज पे आके रिचर्ड बैंडल ने और जॉन लिंडर ने मिल के कुछ मॉडल डेवलप किए। अब वो मॉडल ये थे कि ब्रेन काम कैसे करता है, डेटा कैसे आपकी बॉडी में जाता है और इसको अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ज़ाहिर है कि जो आपका डेटा आ रहा है, फिर आपका अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, फिर आपका एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जो डेटे को अपने लिहाज से प्रेज़ेंट करता है। तो प्रॉब्लम डेटे में नहीं होती, प्रॉब्लम आपके फ़िल्टर में होती है, फ़िल्टर में ना हो तो आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम में होती है। तो ये चेंजिंग कैसे की जा सकती है? तो उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया, उसके ऊपर उन्होंने पूरे पैटर्न डेवलप कर दिए और एनएलपी को ऐसा कहने के सब्जेक्ट, ऐसा एक पूरी साइंस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो बेसिकली इसके अंदर यही है कि आपने गौर फिक्र करना है। गौर फिक्र आप जब दिमाग के पैटर्न को समझने में करते हैं, आम इंसान भी कर सकता है। यानी कि पुराने दौर में मैं देखूं तो देहातों के अंदर बड़े बुजुर्ग बैठते थे, वो एक महफिल करते थे, एक बैठक होती थी जिसमें वो चीजों को डिस्कस करते थे। अब वो डिस्कशन का प्रोसेस ये करता था कि वो हमारे डेटे को अपडेट करता था। वो अपनी मिसालों से, एग्जाम्पल से चीजों को जब एक्सप्लेन करके समझाते थे तो वो हमारा इंटरनल सिस्टम फिल्टर अपडेट होता जाता था। एजुकेशन का भी मेन पर्पस यही है। एजुकेशन का मेन पर्पस ये है कि आप अपने फिल्टर को अपडेट करते जाए। इंसान की जितनी ग्रूमिंग है वो इस फिल्टर और इंटरनल प्रेजेंटेशन से है। आप अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की रिफ्लेक्शन होते हैं। आपके अंदर जो कुछ है आप उसी की रिफ्लेक्शन होंगे। आप जो ड्रेस पहनेंगे, आप जैसे बातचीत करेंगे, ये ट्रूली आपके इनर सेल्फ को, अंदर के इंसान को रिप्रेजेंट करता है। सो एनएलपी अंदर के इंसान को जाके चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, बैड हैबिट्स को रिप्लेस करने के लिए, फोबियाज की क्यूर के लिए और अपनी हैबिट्स के पैटर्न को चेंज करने के लिए, लिमिटिंग बिलीव्स को रिमूव करने के लिए, बिलीफ सिस्टम को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको कोई सीखना चाहे तो मेरी वेबसाइट पे इसका लिंक भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बट ये सारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कुछ टेक्निक्स है इसके अंदर बहुत पावरफुल, जिनका इस्तेमाल करके हम एकदम से इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपको पता है कि इमोशन कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर आपका ब्रेन की वर्किंग स्ट्रांग हो जाती है। सो इमोशनल कंट्रोल के लिए, दूसरों के साथ रैपो बिल्डिंग के लिए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है,
आपके बिहेवियर्स चेंज होते हैं, आपके रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, बिजनेस के अंदर आपके डिसीजंस बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने इनर सिस्टम को कैसे अपडेट करें, कैसे चेंज करें। और इसमें 1-to-1 सेशंस भी होते हैं, आप खुद सीख के अपने आप के साथ भी इसको अपडेट कर सकते हैं। आप अपने साथ जो लिंक लोग हैं उनके भी बिहेवियर्स को अपडेट कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को सीखना चाहिए। यूरोप के अंदर इस टाइम ये ट्रेंड है कि वहाँ पे हर बंदे ने एनएलपी को सीखा हुआ होता है और उससे वो अपने बिहेवियर्स को मैनेज करता है, उससे वो अपनी चीज़ों को बेहतर करता है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर कुरान पे गौर करें तो गौर फ़िक्र का बार-बार ज़िक्र किया गया, गौर फ़िक्र का हुक्म दिया गया। सो गौर फ़िक्र का जो प्रोसेस है, ये लिंक है आपके ब्रेन से। तो कोई भी चीज़ जो ब्रेन से लिंक है, उसको आप सीखें। जब आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर उसकी एडिशन, उसकी वैल्यू, उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आना शुरू होगा। क्योंकि मैंने जब से ये चीज़ें स्टार्ट की, मेरी लाइफ के अंदर बहुत से जो बैरियर्स थे, लिमिटिंग बिलीफ्स थे, मैंने उन्हें रिमूव किया। मैंने अपने रिलेशनशिप को बेहतर किया, रेपो बिल्डिंग को बेहतर किया। सो बिजनेस के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, अपनी लाइफ हार्मनी के अंदर, एडवेंचर के अंदर, हर चीज़ के अंदर ये आपको फ़ायदा देता है और आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। बिकॉज़ ह्यूमन मशीन इज़ इमोशनल मशीन। सो इमोशन कभी होता है, हमें होता है कि गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से हम कोई रिलेशन ब्रेक कर देते हैं, या हम बिजनेस के अंदर कोई मिस्टेक कर देते हैं, या हम स्टडी के अंदर मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। सो एनएलपी आपको उस लॉस से बचाती है जब आपके कंट्रोल में इमोशंस आना शुरू मेहताब भाई, वैसे जो हमने टॉपिक जो सिलेक्ट किया ना, पावर ऑफ माइंड, ये वाकई जो है ना पावर है। अगर हम इसके बारे में क्वेश्चन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ये एक इन्फिनाइट अप्रोच है माइंड। तो ये तो टॉपिक इतना लेंथी है। ये अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे क्रिएटर ने हमारे अंदर एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम कायम किया हुआ है, जिसको हम पूरी ज़िंदगी भी एक्सप्लोर करते रहें तो हम उसको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकते जिस तरह हमारे क्रिएटर ने वो चीज़ अंदर रखी हुई है। अच्छा, मैं आपसे अब ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि ये जो थॉट है, ये हमारे ब्रेन की खुराक है। जिस तरह हमारे बॉडी है, बॉडी की खुराक हम खाना खाते हैं, तो हमारे जो ब्रेन है इसकी खुराक थॉट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, या मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे अक्सर ये शुबा होता है कि यार ये ब्रेन और माइंड में क्या फ़र्क है। कभी हम ब्रेन कहते हैं उसको, कभी हम उसको माइंड कहते हैं, और कभी हम उसको थॉट कह देते हैं। तो ये ज़रा इनमें एलेबोरेशन थोड़ी सी आप डिस्कस कर दीजिएगा। है। अच्छा देखिए, थॉट मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन है आपका, जो ब्रेन है उसमें डिस्टरबेंस जब क्रिएट होती है, वो बेसिकली थॉट की वजह से होती है। थॉट वो डिस्टरबेंस है जो आके आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से ब्रेन से एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। सो थॉट को हम ब्रेन नहीं कह सकते, पहली चीज तो ये है। थॉट जो है उसको रिसीव करना, उसको सेंड करने के लिए जो आपके पास मशीन है, उसको आप ब्रेन कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक मोबाइल है, दिस इज योर ब्रेन, ये आपका ब्रेन है। अब इससे निकलने वाला जो डाटा है, या जो डाटा इसमें आ रहा है, वो आपकी थॉट्स है, ठीक है। अब हम ये कहें कि मोबाइल आपकी थॉट है, तो ये चीज नहीं हो। इससे निकलने वाला डाटा और आने वाला जो डाटा है इसमें, ये एज अ रिसीविंग रिसीवर भी यूज हो रहा है, एज अ सेंडर भी यूज हो रहा है। सो थॉट आपकी वो चीज है जो इसमें आती है, डिस्टरबेंस क्रिएट करके एक फ्रिक्वेंसी बनाती है, और जब इससे निकल जाती है, सेंड की जाती है, वो भी थॉट का एक पैटर्न होता है, वो भी आपका एक डाटे की फॉर्म। सो ब्रेन आपका जो है वो बेसिकली थॉट को जनरेट करता है, थॉट को सेंड करता है, और थॉट को रिसीव करता है। तो ये बेसिकली ये मेन डिफरेंस है आपके ब्रेन में और आपकी थॉट में। सो हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ सी एग्जांपल दे दी कि जो मोबाइल से निकलने वाला डाटा है या आने वाला डाटा है, रिसीव भी हो रहा है, जा भी रहा है, वो बेसिकली आपकी थॉट्स है। बट रिसीवर जो है वो आपका ये है। तो सिमिलरली आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल भेज भी रहा है, सिग्नल रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। आपने एक और यहाँ पे डिफरेंस कहा के बताएं। एक आपने कहा कि माइंड और ब्रेन में डिफरेंस बताएं, और एक आपने कहा कि थॉट में बताएं। अब जो ब्रेन है, ब्रेन का काम है कि बॉडी को सिग्नल भेजना और बॉडी से सिग्नल को रिसीव करना, ठीक है।
जो माइंड का काम है वो थॉट्स को रिसीव करना और थॉट्स को सेंड करना, ठीक है ना। ये मेन डिफरेंस है ब्रेन और माइंड में। और उसके बाद थॉट्स मैंने पहले बता दिया है कि वो चीज है जो आपकी आउटर साइड में जाएगी या आप रिसीव करेंगे। अब ये आपने एक चीज़ अभी कही कि जो ब्रेन है इसको हम इसके थ्रू हम बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं, और जो बॉडी है ये हम कम्युनिकेट करते हैं ब्रेन से। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो फिर माइंड ही नहीं है जो इन दोनों को बेसिकली मेमोरीज के थ्रू आपस में मिला रहा है, अगर ये कहा जाए? इसको हम सिंपल यूं डिफाइन कर सकते हैं कि माइंड आपकी ब्रॉडकास्टिंग करता है, आपके एक्सटर्नल चीज़ों को डील करता है, और ब्रेन आपकी इंटरनल चीज़ों को डील करता है। ब्रेन की फंक्शनिंग सिग्नल भेजना और रिसीव करना है बॉडी पार्ट्स को, और सेंसेस से डाटा लेना है, डाटा को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके बिहेवियर को जनरेट करना है। जब माइंड की बात करें तो ये आपकी एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है। आप जो भी थॉट रिसीव करते हैं या कोई थॉट भेजते हैं, सेंड करते हैं। सो ये मेन डिफरेंस इसमें ये है कि एक आपके इंटरनल काम हो रहे हैं, आपके सिग्नलिंग जा रही है, दैट कि मैंने अपने ब्रेन से भी एक सिग्नल भेजा अपने हाथ को के ऊपर उठ जाओ, फिर मैंने कहा नीचे आ जाओ, फिर कहा ऊपर चले जाओ, फिर कहा नीचे आ जाओ। अब ये जो सिग्नलिंग का प्रोसेस हुआ ब्रेन के में, लेकिन मेरे माइंड में एक थॉट आई कि मैंने ये एग्जाम्पल इस तरह से एलोबरेट करनी है। अब ये जो थॉट का आना है ये माइंड में है, और फिर इस माइंड से आगे ब्रेन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जो बॉडी के अंदर। एक चीज आपकी बॉडी के अंदर आ गई, आपकी ये सेंसेस से आपकी बॉडी पार्ट्स, फिजिकल मूवमेंट, ये सारी चीजें। जबकि जो आपका माइंड है वो थॉट लेके आया, उसने सोचा, वो सोचने का काम करेगा। जबकि ब्रेन जो है वो सिग्नलिंग का काम करेगा, वो बॉडी को कंट्रोल करेगा, सेंडिंग रिसीविंग, सेंडिंग रिसीविंग। माइंड जो है वो सोचने का काम करेगा, वो थॉट्स जनरेट करेगा, थॉट्स को सेंड करेगा। जैसे मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ किसी के बारे में, मैं अपनी सोच से किसी को पैगाम दे रहा हूँ। कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं किसी के बारे में और हम उसको बताना चाहते हैं, वो थॉट हम उस तक भेजना चाहते हैं, तो ये काम माइंड का आ गया। और जो बॉडी की ऑपरेशन की काम बात आ गई सारी, जो इन और आउट सिग्नलिंग का है, वो आपकी ब्रेन का। प्रताप भाई, जरा थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हम जो लेबल कर देते हैं थॉट को कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो लेबलिंग करना है थॉट के साथ, ये उसके साथ ज्यादती है या उसके साथ कुछ फहमी है, ये जो हम लेबल कर देते हैं? अच्छा देखें कि लेबलिंग पॉजिटिव भी है, लेबलिंग नेगेटिव भी है। पहले तो ये समझें, पॉजिटिव लेबलिंग ये है कि आप किसी चीज को कैटेगराइज करते हैं, लाइक ए पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट को आप डिफरेंशिएट करने के लिए अगर लेबल नहीं लगाएंगे, लाइक मैं एक दुकान पे जा रहा हूँ और वहां से मैंने कुछ ग्रोसरी परचेज करनी है, और अगर उसके ऊपर टैग लेबल नहीं होगा, प्राइस लेबल नहीं होगी, सो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं इसको कैसे प्रोसेस करूँ। और शॉपकीपर के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि उसको वो कैसे प्रोसेस करे, याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज है नेगेटिव ब्लेमिंग। नेगेटिव ब्लेमिंग के अंदर हम थॉट्स को तो ब्लेम नहीं करते, हम किसी बिहेवियर को ब्लेम कर देते हैं। ब्लेमिंग का प्रोसेस जहां पे भी स्टार्ट होता है, आपके ब्रेन के अंदर नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस, टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जिसकी वजह से कह लें कि जो ब्लेमिंग है इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। जहां पे ब्लेमिंग आ गई वहां पे नेगेटिविटी स्टार्ट हो। अशरफुल मखलूकात के पास एक ये आइडेंटिटी है चॉइस की, चूज कर सकता है राइट और रॉन्ग में। तो ये जो चॉइस है ये ब्लेमिंग से आजाद करती है। और जब हम ब्लेमिंग करते हैं, ब्लेम किसी भी चीज को करते हैं, तो हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब साइंस ऑफ मोटिवेशन के अंदर लिखते हैं कि ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। जहां पे ब्लेम का हल्का सा भी पौधा या बीज लगता है, वहां से नेगेटिविटी आना शुरू। लाइक लेट्स सपोज कि अगर मैं आपसे सेशन कर रहा हूँ, इंटरनेट खराब हो जाता है, या मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है, या लैपटॉप खराब हो जाता है, और मैं ब्लेम करता हूँ कि लैपटॉप अच्छा नहीं है, मैंने नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस की, मेरे ब्रेन के अंदर नेगेटिव केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल रिलीज होना शुरू हुए। जिसका मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि आपका माइंड, आपकी बॉडी लिंक है, इनका आपस में लिंक है। तो अगर यहाँ पे कोई चीज नेगेटिव आएगी, उसका असर आपकी बॉडी पे, फिजिकल हेल्थ पे भी होगा। तो डिप्रेशन की वजह से आपको डिफरेंट डिजीजेस भी अटैक करना शुरू
हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू होता है। सो ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। सो लेबलिंग एक पॉजिटिव है जो किसी चीज की कैटेगराइजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक नेगेटिव है जिसमें हम किसी चीज को ब्लेम कर देते हैं। सो जहां पे भी लेबलिंग ब्लेम के लिए होगी वो नेगेटिव है, बट अगर कैटेगराइज करने के लिए है, चीजों की आइडेंटिफिकेशन के लिए है, तो वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव। मेहताब मेहताब भाई, एक कोटेशन मैंने शायद इसके साथ अटैच किया था इस सेशन के साथ। ये एक फिलोसफर है, उसने ये डिस्क्राइब किया कहीं, तो मैंने ये चीज़ आपसे इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें कि कंट्रोल योर माइंड, आइदर इट विल कंट्रोल यू। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ कि ये हम थॉट के स्लेव कब बनते हैं। एक तो होता है ना कि हाँ ये हमारा स्लेव होना चाहिए, ये हमें अपना स्लेव कब बनाता है। अच्छा जी, कंट्रोल योर माइंड, आगे क्या था? आइदर इट विल कंट्रोल यू। हाँ, आइदर इट विल कंट्रोल यू। ओके, अब देखिए माइंड को कंट्रोल करने से, जी, माइंड को कंट्रोल करने से मुराद यही है कि आपका माइंड पावरफुल हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि इमोशनल ड्राइव हो। जब माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो इमोशनल ड्राइव होती है। इमोशनल ड्राइव का नुकसान क्या है? इमोशन की जो फीलिंग्स आती है ना, वो लिमिटेड होती है। आप देख लें, आपको जब खुशी का एहसास होता है वो परमानेंट नहीं होता। खुशी आएगी, कुछ देर बाद वो फीलिंग्स बैठ जाए। तो जहां भी फीलिंग्स की बात है, दिल का कनेक्शन है, वो लिमिटेड होगा। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप गुस्से के अंदर या बहुत खुशी के अंदर कोई डिसीजन ना लें, फैसला ना करें। बिकॉज जब इमोशन आपको ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो आपको कह लें कि कोई स्ट्रेंथन काम नहीं करवाएंगे। इमोशन हमेशा चेंज होते हैं, इमोशन की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, इमोशन की वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो इमोशन कभी आपको कहेगा ये ठीक है कर लो, बाद में कहेगा हो ये तो गलत किया। सो जब आप माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो होता यह है कि इमोशनल कंट्रोल आ जाता है और आपकी गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो इमोशंस के हाथ में आ जाता है। फिर इवन के आपके ब्रेन को भी इमोशन कंट्रोल कर रहे होते हैं क्योंकि सिग्नलिंग तो हो रही है। सो ये आपका मेन कंट्रोल बन जाता है इमोशन। सो इमोशन आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, इमोशन आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, फिर आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इमोशन को चैनलाइज करते हैं, हम इमोशन को कंट्रोल करके वीक करते हैं। जब गुस्सा में आता है, इस्लाम के अंदर गुस्से को हराम क्यों करार दिया गया? कि गुस्से के अंदर इंसान का रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिव हो जाता है, मुश्तफिल मखलूकात के दर्जे से गिर जाता है। वहाँ पे वो फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा, खामोश हो जाएगा, बिल्कुल पीछे हो जाएगा। तो ये अब रेप्टिलियन ब्रेन की खुसूसियात है जो जानवरों के अंदर। इसीलिए इंसान गुस्से की हालत में वो काम कर जाता है जो बाद में सोचता है कि मुझे जेब नहीं देती। सो दिमाग अगर आपका कंट्रोल में है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, फिर आप जो चाह रहे हैं, जैसा सोचना चाह रहे हैं वैसा काम होगा। बट अगर इमोशन आपकी ड्राइविंग सीट पे आ गए तो इमोशन फिर आपके दिमाग को कंट्रोल करेंगे और इमोशन से जो दिमाग कंट्रोल होगा वो स्विच होता रहेगा। वो कभी हैप्पीनेस की तरफ जाएगा, कभी बहुत हैप्पी होकर फैसला करेगा, कभी एंगर पे चला जाएगा। सो इमोशनल जो आपके डिसीजन है वो फिर स्टेबल नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो ऐसी होगी, लोग कहेंगे कि इसकी कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती, इसके डिसीजन स्टेबल नहीं होते, ये कभी क्या होता है कभी क्या होता है। सो ये तो आपकी पहली कोटेशन थी, उसकी कोटेशन थी। सेकंड क्या थी? थॉट से रिलेटेड थी आई गेस। जी, स्लेव ऑफ थॉट, जिसमें एक्सेसिव थॉट आए, वो कैसा एक्सेसिव थॉट है जिसको हम अपने ऊपर हावी कर लें और फिर बाद में उसी के जो वो हमें ऑटोमेटिसिटी पे लगाया हुआ होता है और हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लेके चले जाता है हमें, जिसकी वजह से इसके डिप्रेशन और तीन एंजाइटी हो। अच्छा, इसके ना डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो इमोशनल फैक्टर है जो हमने पिछले सवाल में कवर कर लिया कि जब इमोशनल कंट्रोल आ जाता है तो डेफिनेटली इमोशन ही ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इमोशनल ही फिर थॉट्स भी क्रिएट हो रही हैं। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपकी सोबत क्या है, आप कैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे किन चीजों को देखते हैं। बिकॉज मैंने बताया कि 5 सेंसेस बड़ी पावरफुल है, इनसे डाटा आपके ब्रेन में जा रहा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट। ठीक है, सो अगर आपके 5 सेंसेस से डाटा गार्बेज जा रहा है, आपकी थॉट्स भी गार्बेज होना शुरू हो जाएंगी। बट अगर डाटा पॉजिटिव जा रहा है तो थॉट्स भी पॉजिटिव होना शुरू होंगे।
सो ब्रेन कंट्रोलिंग के साथ साथ आपने अपने डेटे को भी कंट्रोल करना है, जो आउटसाइड से आ रहा है कॉन्शियसली आप कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्शियस लेवल से अगर वो गुजर गया, आपने कंट्रोल ना किया, तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली वो आपके इनर सेल को डिस्टर्ब करेगा। इससे एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, उसको एक्सप्लेन सा करता हूँ कि एक रूम है, उस रूम के अंदर एक दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजे से जिसने भी अंदर आना है और कोई रास्ता नहीं है। अब दरवाजे पे आपका कॉन्शियस खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि किस चीज को अंदर आने देना है, किस चीज को अंदर नहीं आने देना। फॉर एग्जाम्पल, गार्बेज का एक पैक अंदर आ रहा है और आपको नजर भी आ रहा है गार्बेज है, और आप उसको अगर आने देते हैं तो वो गार्बेज अंदर स्मेल तो देगा, कुछ टाइम बाद उसमें जब बैक्टीरियल काम होगा तो वो तो अंदर सारे की सारी स्मेल होगी। सिमिलरली जब कोई थॉट नेगेटिव आ रही है या कोई भी डेटा नेगेटिव आ रहा है, कॉन्शियस लेवल पे फिल्टर से गुजर रहा है और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो सब कॉन्शियस में चला जाएगा और सब कॉन्शियस में वो अपना असर लाजमी दिखाएगा। एक बहुत बड़ा कंटेनर ले लें पानी का, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी हो, उसमें एक ड्रॉप इंक का डाल दें या एक ड्रॉप ब्लड का डाल दें, वो एक ड्रॉप भी अपना असर दिखाएगा जब उसके बीच में जाके गिरेगा, वैसे करके फैलना शुरू होगा, फिर मदद होगा। सिमिलरली नेगेटिव डाटा जो आप सेंसेस से ले रहे हैं, नेगेटिव थॉट जो आप ले रहे हैं आउटर सोर्स से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से, जिन लोगों के साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या होगा, उसका असर आपके सबकॉन्शियस में। और सबकॉन्शियस के अंदर आपका ऑटो पायलट है। सबकॉन्शियस आपके इमोशन को ड्राइव करने का सोर्स है। आपके इमोशन सबकॉन्शियस से ड्राइव होते हैं, कॉन्शियस से ड्राइव होते होते तो वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो जो लोग दिमाग के ऊपर काम करते हैं, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो सबकॉन्शियस को भी कॉन्शियस से कंट्रोल कर लेते हैं। वो सबकॉन्शियस में होने वाली एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा, लाइक मुझे गुस्सा अभी भी आता है, मैं ब्रेन के ऊपर काम करता हूँ बट मुझे गुस्सा फिर भी आता है, बट क्या है, गुस्सा आने के बाद मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, मेरे अंदर रिफ्लेक्शन की एक हैबिट बन गई है। रिफ्लेक्शन में मैं देखता हूँ कि मैंने ये गुस्सा क्यों किया था, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था, कौन सा ऐसा बटन था जो क्लिक हो गया जिसकी वजह से ये इमोशनल थॉट ट्रिगर हुई। फिर मैं उस सोर्स को जाके कैप्चर करता हूँ, देखता हूँ कि सोर्स को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, इसको क्लोज कर सकता हूँ या इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। सो ये चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी सेंसेस से आने वाले डाटे को कॉन्शियसली देखना है। सो शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अपने दिल के दरवाजे पे दरबान बन के बैठ जाओ, देखो कि कौन सा ख्याल आ रहा है, कौन सा जा रहा है। अब दरबान बनने का मतलब यही है कि कॉन्शियस लेवल पे चीजों को ट्रेस करें, क्योंकि सब कॉन्शियस में आ गए तो फिर आम बंदे के लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इवन आम बंदा उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाता। समटाइम होता है कि हमें एंजाइटी होती है या समटाइम होता है कि हमें बेसुकूनी होना शुरू हो जाती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्यों हो रहा है। हम किसी के साथ जब डिस्कशन करते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, तो बेसिकली गार्बेज को हम निकाल देते हैं। तो इसके लिए फिर आपको कोई पर्सन, कोई कोच, कोई थेरापिस्ट, कोई काउंसलर, कोई मेंटोर चाहिए होता है, जो फिर आपके सब कॉन्शियस के अंदर चीजों को ठीक करे। सो बेहतर ये है कि आप सेकंड लेवल पे जाने से पहले फर्स्ट लेवल पे चीजों को देख लो। अदरवाइज क्या होगा, लाइक घर में आपके कोई भी खराबी हो जाए, आपकी बिजली खराब हो जाए, तो फिर आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, अदरवाइज वो आप खुद से ठीक नहीं कर सकते। मेहताब भाई, एक क्वेश्चन है तैयबा तुफैल का कि व्हाई इट इज से दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर पावर देन आईक्यू। अच्छा देखें, इसमें दो वर्ड्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का लिंक आपके माइंड से, इमोशनल इंटेलिजेंस, आईक्यू जो है वो और चीज है, ठीक है ना। आईक्यू इज समथिंग एल्स, बट यहाँ पे जो दिमाग की, ब्रेन की और माइंड की बात हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या, इनको आप जाके ना डिक्शनरी में जरा मीनिंग देखिए। सो इंटेलिजेंस का लेवल आपके कॉन्शियस से निकलता है, इंटेलिजेंस का लेवल आपके ब्रेन और माइंड से निकलता है। आप इमोशनली, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इमोशन अगर आपके डोमिनेंट हो गए, इमोशन अगर कंट्रोल पे आ गए, गाड़ी के स्टीयरिंग पे इमोशन आ गए, फिर प्रॉब्लम है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएं, आप इमोशंस को भी खुद ड्राइव करें, ना कि इमोशन आपकी गाड़ी को ड्राइव करें। सो इमोशनल इंटेलिजेंट जितने भी लोग होते हैं, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, जिनका आईक्यू कम था बट इमोशनल इंटेलिजेंट थे। अब क्या मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंट थे, कि मेरा अभी आपके साथ सेशन हो रहा है, मेरी आपसे कोई कंफ्लिक्शन आ जाती है या आप मुझे कोई बात कहते हैं मुझे बुरी लगती है, मैं उसको बड़े पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करूं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस हो कि मुझे पता है कि मेरी इस बात का अगले की ईगो को जाके अटैक नहीं होगा, क्योंकि ईगो को अगर अटैक होगा तो उसके भी इमोशनल ट्रिगर होंगे, कंफ्लिक्ट आएगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी।
सो बिजनेस के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि आप पहले दिमाग के वाया दिल को कंट्रोल करें, ना कि दिल के वाया दिमाग को कंट्रोल करें। सो जब आप ब्रेन से दिल को, अपने दिमाग से दिल की तरफ आते हैं, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाते हैं। आईक्यू इज समथिंग एल्स। आईक्यू आपको पता है क्या होता है? आईक्यू और चीज है, ये जो चीज है इसके अंदर हम दिमाग से, आपके ब्रेन से, आपके माइंड से, आपकी बॉडी को, आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज बिहेवियर इमोशन से जनरेट होते हैं, और इमोशन जो है जब वो ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं फिर प्रॉब्लम्स होती ये इसी से रिलेटेड उन्होंने पहले क्वेश्चन किया था जब हम ब्रेन और हार्ट की बात कर रहे थे। उन्होंने है। अगर तैयबा ने कहा कि हाँ, अगर अगर कंफ्लिक्ट हो हार्ट जी बिल्कुल, अगर कंफ्लिक्ट है ना हार्ट और ब्रेन में, तो ये वायरस है बहुत बड़ा। आप इसमें किसी की सुने ना, पहले इस चीज पे काम करें कि दोनों की अलाइनमेंट हो जाए। बिकॉज होगा क्या, अगर दिल और आपके दिल और दिमाग में कंफ्लिक्ट है, आप दिल की सुन लेंगे, काम करेंगे, या दिमाग की सुन के भी काम करेंगे, बाद में आप पछतावे में रहेंगे। यानी आपके अंदर वो एक एंजाइटी या डिप्रेशन की फीलिंग्स आ जाएंगी, आपको पछतावा हो भी सकता है। सो आपने अलाइन करना है। हमने स्टार्ट में ये एक चीज डिफाइन की थी, आपने अपने दिमाग को, अपने दिल को और अपने एक्शंस को अलाइन करना है। जिन्होंने ये अलाइनमेंट कर ली ना, वो बेसिकली क्या करेंगे, जिनकी ये अलाइनमेंट हो जाती है उनके काम ठीक होना शुरू हो जाता है, मास्टरी के लेवल पे जाते हैं। लाइक मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं हमेशा कोट करता हूँ। उनका नाम है जी सऊदीन बुकार, इमोशनल इंटेलिजेंस के वो ट्रेनर भी हैं। वो एक बात कहते थे कि ट्रेनर जो होता है वो मास्टर इन जहाद बिन नफ्स होता है। यानी कि जहाद बिन नफ्स में वो मास्टर होता है, क्योंकि नफ्स के साथ जहाद करना क्या है, इमोशंस को कंट्रोल करना। इमोशन तो कहेंगे कि ये काम ऐसा करो, इसमें प्लेयर बहुत ज्यादा है। इमोशन तो आपको नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाएंगे, इमोशन आपसे गलत फैसले भी करवाएंगे। सो इमोशनली इंटेलिजेंट आप तब होते हैं जब दिमाग से आप अपने दिल को कंट्रोल करते हैं। और इसमें कंट्रोल तब भी आता है, दिमाग दिल को तभी कंट्रोल कर पाएगा जब अलाइनमेंट होगी, आपकी आपस में दिमाग और दिल की अंडरस्टैंडिंग होगी। जहां पे कंफ्लिक्ट है वहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मियाँ बीवी का ताल्लुक खराब हो जाता है जब कंफ्लिक्ट होता है। ताल्लुक वहां पे बनते हैं, रिलेशन वहां पे बनते हैं जहां पे अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, जहां पे कंपेटिबिलिटी होती है। और कंफ्लिक्ट का वर्ड जहां पे आ गया, कंफ्लिक्ट का वर्ड बजाते खुद एक नेगेटिव वर्ड है। सो जहां पे अगर कंफ्लिक्ट आ गया, आप उस कंफ्लिक्ट को दूर करें। आप वहां पे भी किसी की ना सुने, आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि आप अपने दिल को अपने दिमाग के साथ अलाइन करें। दिमाग और दिल जब आपका अलाइन हो जाएगा, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत पावरफुल हो जाएगी, फिर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर कहीं पे भी ऐसी चॉइस नहीं आएगी कि आप इसको चूज करें या इसको चूज करें। सो इट्स वेरी सिंपल कि आपने इनको अलाइन करना। अलाइनमेंट कैसे होगी? सेल्फ रिफ्लेक्शन। जितनी ज्यादा आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, अपने बिहेवियर्स को लिखते हैं, फिर देखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए अल्लामा इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट था, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, जितने भी सूफी हजरात गुजरे, जितने भी सूफी लोग या बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनकी जिंदगियों का मुताला करें तो उसके अंदर यही चीज है, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है? जहाद बिन नफ्स, जैसे मैंने बात की, बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। नफ्स के साथ जहाद करने से मतलब ये है कि आप पहले अपने आप को देखें। इसमें एक मैं आपको सीक्रेट फार्मूला देने लगा हूँ, 3 स्टेप फार्मूला है। बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइसेस, बेटर रिजल्ट। ये मैंने फार्मूला सीखा है रोहन शर्मा से। वो कहते हैं कि आपकी अवेयरनेस जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी आपकी चॉइसेस होंगी, उतने अच्छे आपके रिजल्ट होंगे। अब अवेयरनेस इज योर रिफ्लेक्शन। आप अपनी जात से अवेयर हो, आपको पता हो कि मेरा कहाँ पे गुस्सा ट्रिगर होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो पॉइंट ही ना करें। लाइक के हर इमोशन का एक ट्रिगरिंग पॉइंट, एक बटन है। वो बटन जब भी क्लिक होगा वो इमोशन ट्रिगर होगा, तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप उस बटन को क्लिक ना होने दें। सो अलाइनमेंट तब होगी जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि कहाँ पे आपका इमोशन लीड कर रहा है, कहाँ पे आपका दिमाग लीड कर रहा है, तो आपने इस चीज को फिर अलाइन करना है स्लोली स्लोली। सो जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी, आप अपने बिहेवियर्स को जानेंगे, अपने ब्रेन की वर्किंग को जानेंगे, अपने आप को जितना ज्यादा जानेंगे, अलाइनमेंट उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा आती जाएगी। था भाई। बस सेशन थोड़ा सा अब एंड करने की तरफ चलते हैं। एक आपने स्टार्ट में बात की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की,
कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर कोई उसकी बात करता है कि ये करो तो वो हो जाएगा, आपने सोचा वो आ गया, आपने सोच रहा था कि यार फलाना शख्स जो है ना आज नजर नहीं आ रहा, तो वो अचानक आ जाता है। तो इस तरह की चीजों को हम सारों को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फिट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। लेकिन जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सिंपली यही है कि आपके ब्रेन से थॉट आती है, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। वो फ्रीक्वेंसी लाइक कि आपने 99 रेडियो की ट्रांसमिशन सुननी है, तो आपको अपने रिसीवर पे 99 को ट्यून करना होगा। सो जो भी फ्रीक्वेंसी आपने रिसीव करनी है, अपने ब्रेन को उस फ्रीक्वेंसी पे आपने ट्यून करना होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में अगर एक का भी फर्क आ गया, वो चीज आपको मिलेगी नहीं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सिंपली कि आप अपने ब्रेन से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी पावरफुल होगी, यानी जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे, उतनी ज्यादा उससे रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें, उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें यूनिवर्स में मौजूद हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी। सो जब आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी, अबंडेंस आएगी, उससे रिलेटेड लोग आपके पास आएंगे, तो आपकी लाइफ में आसानी आएगी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सिंपल, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, न्यूटन के लॉ है। सो सिमिलरली आपकी थॉट जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है, वो आपके यूनिवर्स में फैल जाती है, वो रिसीवर ढूंढती है, उससे रिलेटेड, उस फ्रीक्वेंसी रिलेटेड जो भी चीज है, वो आपकी तरफ तब अट्रैक्ट होगी जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, बार बार उस चीज पे सोचें। तो जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, हम गोल सेटिंग की पूरी फिलोसफी जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी नहीं आया, ये जब से इंसान है तब से है। सो इंसान के पास जो पावरफुल माइंड है तब से, लाइक के लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखें तो जानवरों के पास भी है। जानवर जब बीमार होते हैं जंगलों के अंदर, वो बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं और फील करते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, उनकी वो बेहतरी की फीलिंग उनकी हीलिंग करती है। सिमिलरली हमारे पास एक विल पावर है जो हमारी बॉडी को हील करती है, हमारी चीजों को। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए माइंड से फ्रीक्वेंसी का क्रिएट करना है, और उसको जितनी आपकी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइक इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूँ कि लेजर की बीम जितनी स्ट्रांग होती है, लाइक जैसे हम बचपन में देखते थे कि सूरज की जो शुआएं आ रही हैं, हम वो एक लेंस लेते थे, उससे रिफ्लेक्ट करते थे, वो एक पॉइंट पे आके फोकस होती थी, तो वहां पे आग लग जाती थी। सिमिलरली आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, चीजें इतनी जल्दी आपके पास आएंगी, रिजल्ट उतने जल्दी होंगे। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी वीक है, डिस्ट्रैक्शन है, आपने एक बार एक चीज के बारे में सोचा, फिर वहां सोचना शुरू हो गए, फिर वहां सोचना शुरू हो गए, आप फ्रीक्वेंसी बहुत वीक है, अब चांस आने के कम है। लाइक के एक बहुत बड़ा हजूम है जिसमें आपका एक दोस्त आपको मिल जाता है, वो दोस्त आपको आवाज देता है, नॉर्मल सी आवाज है, आप नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर वो लाउडली बात करता है, अब उसकी आवाज की इंटेंसिटी बढ़ गई, आप एकदम से मुड़ के देखेंगे कि मुझे किसने पुकारा। सिमिलरली आपकी एक थॉट यूनिवर्स में फैल गई, यूनिवर्स में हजूम ही हजूम है, हर तरफ रश है, हर बंदा अपने काम में मसरूफ है, हर चीज कुदरत के कारखाने चल रहे हैं। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, नॉमिनेशन हो जाएगी। जैसे जुगनू जब टिम टिम करता है तो अंधेरे में वो नजर आता है। सिमिलरली आपकी थॉट से होने वाली फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा तेज हो जाएगा। और जितने आप स्पेसिफिक होकर चीजों को सोचते हैं, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी उतनी इंक्रीज होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नजर आना शुरू। बट लोग कहते हैं कि जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से नहीं होता। मैं अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिस चीज के बारे में भी जब भी सोचा, वो मेरे तक पहुंची, मैंने उस चीज को अचीव किया। बहुत सी ऐसी सर्टिफिकेशंस थी माइंड से रिलेटेड जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने से उन चीजों को अचीव किया, कुछ को ऑनलाइन लिया। सो इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन पावर। जितना ज्यादा आप दिमाग पर काम करते हैं, उतनी ज्यादा अबंडेंस आपके पास आती है। लास्ट में मैं एक और चीज यहाँ पे कोट करूँ, जितनी भी इल्हामी किताबें हैं उनके अंदर एक फ्रेज कॉमन है कि और तुम जितना शुक्र अदा करोगे, उतना ज्यादा अता किया जाएगा। सो शुक्र अदा करने से बेसिकली आप थॉट्स यूनिवर्स में भेजते हैं, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी जब आपकी अलाइन हो जाती है, वो चीजें आपकी तरफ और आना शुरू होती है। सो इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मिताब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने बहुत ज़बरदस्त हमें माइंड की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम गोल सेटिंग कर सकते हैं और हम हार्ट और माइंड में से किसकी ज़्यादा सुने, कैसे अलाइनमेंट करें। ठीक है, और आपने रोपिन शर्मा की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई, वो मैंने लिख भी ली है कि बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइसेस एंड बेटर रिजल्ट्स, एंड दैट्स वेरी अमेजिंग। आपका बहुत शुक्रिया अमिताभ, आपने अपना जो कीमती वक्त है वो हमें ग्लोबल शेपर कम्युनिटी को प्रोवाइड किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
जी, ये थॉट बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम खुद लेबल करते हैं। यानी कोई चीज़ हम बाहर से देखते हैं, जिस तरह हमारा थॉट है, थॉट 5 सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर एंटर होता है। वो कौन सी 5 सेंसेस है? वो आप जो सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप चखते हैं, जो आप टच करते हैं, जो आपके पास ये 5 सेंसेस के थ्रू, ये जो आप चखते हैं, ये 5 सेंसेस के थ्रू जो डाटा है वो आपके ब्रेन के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके अंदर एक मेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी की जो पेशेंट है वो क्या करते हैं बेसिकली, वो इस थॉट को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, कहना यू आर वट यू थिंक, यू आर वट यू थिंक बट योर इमोशंस आर द स्लेव्स टू योर थॉट्स। जो आपके इमोशंस हैं वो किसके थॉट है, वो किसके स्लेव हैं, वो थॉट्स के स्लेव हैं। और आप किसके स्लेव हो, आप अपने इमोशंस के स्लेव हो। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप अपने इमोशंस पे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं। और बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने बताई कि आपने अपने हार्ट, अपने माइंड और अपने बॉडी, इन तीनों को अलाइन करना है। किस तरह? सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई नेगेटिव थॉट आया, कोई ऐसी चीज़ आपको जहन में आई है और आप उसको, आपके लिए वो पेनफुल है, तो आप उसको पहले लिख लें, रिटर्न लिख लें कौन सी चीज़ आपके लिए पेनफुल है, और आप उसको रिप्लेस करो उसके प्लेयर ऑपोजिट से, यानी कि उसकी ऑपोजिट चीज़ से आप उसको रिप्लेस करो। और अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि कौन सी चीज़ें जो मैं, कौन सी चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं कि मैं ये इमोशंस को यूज़ करके ये चीज़ करूं। जिस तरह गुस्सा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको गुस्से पे ट्रिगर करती है, आप वो चीज़ लिखें और आप उस पर सेल्फ एनालिसिस करें, क्या ये मैंने ठीक किया या मैंने गलत किया। आप खुद डिसीजन करके उसको आप अपनी हैबिट में लेके आए कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, हाउ टू चैनलाइज योर एंगर। आप अपने गुस्से को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ माइंड। आपने माइंड को बिल्कुल इन सेरेनिटी कंडीशन में रखना है। आपने थॉट को नेगेटिव स्टिमुलस से बचाना है, नेगेटिव थिंकिंग से बचाना है। नेगेटिव थिंकिंग आएगी, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस नेगेटिव थॉट को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और इसी के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट कोर्सेज, सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज, एनएलपी के कोर्सेज करवाए जाते हैं, ताकि आप अपने आप को पहचान सकें और अपने माइंड को और अपने थॉट को देख सकें कि ये आपकी बॉडी और माइंड के दरमियान कैसे ये इंटरफेस और कम्युनिकेशन करता है। और इसी की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिक कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपके थॉट, इंटेंसिव थॉट की वजह से होती हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ माइंड के बारे में चीज़ का पता लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।